नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में आपका स्वागत है और कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग के बारे में बातचीत करें उससे पहले देख लेते हैं अगले 1.5 घंटे में क्या खास होगा इस शो में आपके लिए। अब से कुछ ही देर में कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और साथ साथ जयप्रकाश गुप्ता और आस्था जैन जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे जानेंगे आज की कमोडिटीज की टॉप स्ट्रैटेजीज। उसके बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया करीब 10:10 के आसपास लेकर आएंगे। शुक्रवार को सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का स्टॉक 7% टूटा था कमजोर नतीजों के चलते। ग्रुप सीईओ समीर जोशीपुरा साहब जुड़ेंगे, जानेंगे नंबर्स में कमजोरी क्यों और आगे का आउटलुक कैसा। राकेश बंसल जुड़ेंगे आज मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे, उनसे जानेंगे उनकी दमदार निफ्टी की स्ट्रैटेजी और राकेश के स्टॉक पिक्स। कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, यानी कि स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे सहयोगी वरुण दुबे बताएंगे। 10:30 बजे मितेश ठक्कर और सुमीत जैन ये दोनों जुड़ेंगे वायदा बाजार में टॉप स्ट्रैटेजीज और आपके तमाम सवालों के जवाब लेंगे इनसे। इसके बाद 11 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, हमेशा की तरह शेयरों पर फटाफट सलाह और साथ साथ आरबीएल बैंक का मैनेजमेंट भी। आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ विश्ववीर आहूजा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। बेहद स्ट्रांग रिजल्ट्स, स्टॉक 5% ऊपर है। नंबर्स की बारीकियों और डिटेल्स पर आगे बातचीत होगी, लेकिन पहले कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग। अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर ट्रंप की ताजपोशी के बाद डॉलर टूट गया है। इसमें 1/4% से ज्यादा की गिरावट आई है, लेकिन ऐसे में रुपए को काफी सपोर्ट मिला है और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि डॉलर में आई गिरावट से ग्लोबल कमोडिटी बाजार की चाल बदल गई है। सोने का दाम करीब ½ % बढ़ गया है। कॉमेक्स पर इसमें $1218 के आसपास कामकाज हो रहा है। वहीं चांदी में भी करीब ½ % की तेजी आई है। एसपीडीआर गोल्ड फंड की होल्डिंग में फिर से बढ़त देखने को मिली है। डॉलर में गिरावट से सोने की चमक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी उत्पादन में दबाव झेल रहे कच्चे तेल को भी कमजोर डॉलर से सपोर्ट मिला है और ग्लोबल मार्केट्स में ब्रेंट का दाम करीब $55 के आसपास इस समय चल रहा है। हालांकि एग्री कमोडिटीज में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोयाबीन में दबाव दिख रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों के गन्ना आयुक्तों और चीनी मिलों के साथ इस हफ्ते बैठक बुलाई है। वहीं कल से हैदराबाद में भारतीय चीनी मिल संघ की भी अहम बैठक शुरू हो रही है, जिस पर बाजार की नजर टिकी हुई है। ऐसे में देखते हैं घरेलू कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग के लेवल्स पे होती है। सबसे पहले कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर 1/3% के दबाव के साथ शुरुआत होती हुई 13 रुपए कमजोरी 3625 के लेवल्स। अब कच्चे तेल में क्या हो रहा है समझिए। जो शुरुआती तेजी थी एशियन मार्केट्स में, इसीलिए थी क्योंकि खबरें आई हैं, स्टेटमेंट्स आए ओवर द वीकेंड कि ऑयल प्रोड्यूसर्स आउटपुट कट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया के जो एनर्जी मिनिस्टर है, उनका कहना है इस साल की शुरुआत 2017 में अब तक 1.5 मिलियन बैरल्स 15 लाख बैरल्स प्रोडक्शन कट कर दिया गया है। पर उसके बावजूद दबाव क्यों? दबाव इसीलिए आ रहा है क्योंकि अमेरिका में रिग्स का काउंट लगातार बढ़ रहा है। 29 नए रिग्स जोड़े गए हैं। अब कुल रिग्स 551 हो चुके हैं, जो कि नवंबर 2015 के बाद सबसे उच्चतम आंकड़ा है। इसीलिए ये प्रेशर है, सप्लाई सिचुएशन बढ़ने की चिंताएं बढ़ती हुई। कच्चा तेल दबाव में नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर 2-2.5% का दबाव, ₹5.20 कमजोर, 216-217 के लेवल्स पे समय कामकाज होता हुआ। बुलियन सोना आपकी स्क्रीन पर आएगा, ½ % का उछाल, इनफैक्ट 2/3% के उछाल के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज। सोने में मजबूती क्यों? एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की ताजपोशी और वो जो स्टेटमेंट्स आए हैं, यूएस पॉलिसी को लेकर कंफ्यूजन है, तो सेफ हेवन अपील आ गई, सोने की खरीदारी वापस आई। दूसरा, डॉलर इंडेक्स ठंडा पड़ रहा है। इनफैक्ट मैं अंदर आने से पहले देख रहा था 100.3 के लेवल्स पे, 103.8 के हाई से आपको याद होगा, तो वहां से तो अच्छा खासा करेक्शन डॉलर इंडेक्स में आ गया है। उससे भी सोने को सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं बाइंग इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में। इनफैक्ट चांदी में भी बाइंग हम इसीलिए देख रहे हैं आते हुए। चांदी आपकी स्क्रीन पर आएगा, ऑलमोस्ट पौन से 1% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। गोल्ड में मैं देख रहा था हेज फंड मैनेजर्स, मनी मैनेजर्स जो हैं, उनकी जो नेट लॉन्ग पोजीशन से गोल्ड में बढ़ रही है। एसपीडीआर गोल्ड होल्डिंग भी हालांकि मामूली, लेकिन इजाफा उसमें देखने को मिल रहा है। पर एक बात ध्यान रखें सोने में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, यूएस जॉब्स, हाउसिंग, फैक्ट्री, जितने डेटा है ओवर द वीकेंड बेहद स्ट्रांग है। वो दिखा रहा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था तो पटरी पर है, तो ब्याज दरें शायद बढ़ेंगी, अच्छी खासी बढ़ेंगी 2017 में, इस बात का डर है।
तो यहां से शायद कितने सिग्निफिकेंट अप्रूव होंगे अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर, कॉपर 1% ऊपर, 4 रुपए 20 पैसे की मजबूती, 399 के लेवल्स पे कामकाज। एल्यूमिनियम आधा % ऊपर कामकाज कर रहा है। निकेल में हम देख रहे हैं 2% की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई 13 रुपए मजबूत है, 671 के पार जा चुका है। जिंक 1.25% से ज्यादा मजबूत, 2.5 रुपए ऊपर, 189 190 के लेवल्स पे समय ट्रेड होता हुआ। एग्री कमोडिटी स्क्रीन पर आएंगी। सोयाबीन 1/4 1/3 फीसदी का दबाव, 9 रुपए नीचे कामकाज। मस्टर्ड सीड में 1 रुपए का दबाव, 39.24 पे शुरुआती कामकाज। ग्वार सीड 4 रुपए मजबूत, 33.88 के लेवल्स पे इस समय ट्रेड्स। हल्दी में 4 रुपए की लेकिन मजबूती, 69.48 के लेवल्स। और रुपया एक बार आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, और रुपया मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, 14 से 15 पैसे मजबूत है। 68.18 के प्रीवियस क्लोज थे, 68.06 पे कामकाज। तो इस समय 12 पैसे की मजबूती के साथ रुपया कामकाज करता हुआ। एक्सपर्ट्स के तौर पे मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मेरे साथ जुड़ते हुए। जय और आस्था, आप दोनों का स्वागत है। जय, शुरुआत आपके साथ। ट्रंप के आने के बाद तो सोने पे पंख लग गए सर, ऐसा लग रहा है। क्या और चमकेगा सोना? यहां से और भी खरीदारी करने के मौके होंगे, सोना ही नहीं चांदी पे भी अपनी स्ट्रैटेजी बताएं। नहीं आशीष जी, हाँ देखिए, जो अनाउंसमेंट था फ्राइडे को, उसके बाद ऑब्वियस है कि थोड़ी सी सेफ हेवन अपील दिखी है। लेकिन जैसा आपने दर्शाया कि जो आंकड़े हैं यूएस में वो अभी भी काफी पॉजिटिव और स्ट्रांग निकल के आ रहे हैं, जिसके कारण सोने का डिमांड बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं नजर आ रहा है हायर लेवल्स पे। बिसाइड्स घरेलू मार्केट में भी यहाँ पे एक डिमांड लैकलस्टर है, तो बहुत ज्यादा मुझे ये तेजी नहीं लग रहा है कि ये सस्टेन करेगा। मैक्सिमम 1222-1225 डॉलर तक जा सकता है। तो 29,000 का एक लेवल है जो साइकोलॉजिकल लेवल है, और पॉसिबल है कि घरेलू मार्केट में एक बार टच हो जाए आज या कल में। तो मैं बिकवाली की सलाह दूंगा 29,000 पे। जब तक ये 1230 के ऊपर नहीं निकलता है, यहाँ पे तेजी कंफर्म करना थोड़ा सा टफ है। बट ओवरऑल फंडामेंटल्स को ध्यान में रखें, कीपिंग असाइड जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो मुझे नहीं लगता है भाव ऊपरी लेवल्स पे टिकेंगे और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है सोने में जो रैली आई है, चाहे वो ट्रंप की पॉलिसी या डॉलर ठंडा होने के चलते आपने देखी हो। कंसर्न्स है सोने में बिकवाली करने के मौके ढूंढे 28,400 के टारगेट्स के लिए। अच्छा सर, कच्चा तेल, यहां पे भी दोनों तरह की खबरें आ रही हैं। वो प्रोडक्शन कट्स लागू हो रहे हैं, 1.5 मिलियन या 15 लाख बैरल्स प्रोडक्शन कट हो चुका है। यूएस रिग काउंट लेकिन एक तरफ बढ़ते हुए लगातार। ऐसे में कच्चे तेल में स्ट्रैटेजी क्या होगी सर? देखिए, $50 के नीचे जाना अब टफ नजर आ रहा है। थोड़ा सा फंडामेंटल शिफ्ट है, यहाँ पे डिमांड में रिकवरी दिख सकती है। प्रोडक्शन कट एक पॉजिटिव ट्रिगर है। रिग्स काउंट बढ़ना ऑब्वियस है, क्योंकि अगर प्राइसेस लग रहे हैं कि सस्टेन हो जाएंगे $50 के ऊपर, तो थोड़े से जो बुलिश प्लेयर्स हैं रिग, वो एक बार फिर से उतरेंगे मार्केट में। तो $60 तक का लेवल मुझे लगता है पॉसिबल है। इसमें एवरी डिप पे बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, अनलेस ये $50 के नीचे क्लोज नहीं देता है। तो यहाँ से भी आज भी थोड़ा सा और करेक्शन मिले 3600 के नीचे का लेवल, तो बाई करके चलना चाहिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो $50 का एक लेवल को ध्यान रखें नाइमेक्स पे। उसके नीचे अगर जाए तो ही यहाँ पे पोजीशन रिवर्सल है, अदरवाइज मुझे लगता है ये $60 दिखा सकता है, और 4,000 तक का रेट पॉसिबल है घरेलू मार्केट। डॉलर जो आप कह रहे हैं वो नाइमेक्स के हिसाब से है, $50 के नीचे स्लिप होगा तब रणनीति बदलेगी, अदरवाइज डिप्स में खरीदारी, और नाइमेक्स आपको 60 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि ब्रेंट तो इसके ऊपर के टारगेट जाके होंगे। अच्छा आस्था, एग्री कमोडिटीज में आपकी आज की मैम टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? गुड मॉर्निंग आशीष। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली स्ट्रैटेजी कपास खली में होगी। एनसीडीएक्स के फरवरी वायदा में बाइंग की सलाह देना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि आज ओपनिंग काफी स्ट्रांग हुई है, 2286-87 के आसपास ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे यही सलाह दूंगी, थोड़ा सा वेट करें। डिप्स आते हैं 2250 के आसपास तो फिर बाइंग करें। गोइंग फॉरवर्ड जो टारगेट है वो एक्सटेंड किया गया है, और 2300 से लेकर 2320 तक के टारगेट के लिए ट्रेडर्स बाइंग कर सकते हैं। सेकेंड कॉल मेरा मेज में रहेगा। एनसीडीएक्स के फरवरी वायदा में बाइंग की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी, सर रहेंगे 1440 के आसपास। स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाएगा 1410 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 1475 का। मेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली अच्छी खासी डिमांड जो है वो पोल्ट्री फीड मेकर्स और स्टार्च कंपनी से निकल के आ रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस को एक अपसाइड सपोर्ट यहाँ मिलना चाहिए, और 1475 के टारगेट के लिए ट्रेडर्स यहाँ पे बाइंग कॉल ले सकते हैं। अच्छा जय, बेस मेटल्स में कोई टॉप स्ट्रैटेजी होगी, और क्विकली बताएं रुपए की चाल आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से? रुपये में आज स्मार्ट रिकवरी है, स्ट्रेंथ दिख रहा है। लगता है मुझे ये स्ट्रेंथ
डॉलर इंडेक्स डिराइव्ड है थोड़ा सा, और बाकी जिस हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स के नंबर हैं वो उतने निराशाजनक नहीं है जो लग रहा था डिमोनेटाइजेशन के बाद, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स यहाँ पे स्लाइटली रिकवरी दिखती है तो भी ये रुपये में एक पॉजिटिव मतलब स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो पॉसिबल है 67-80 तक का लेवल ये वीक में, 68-15-20 के आसपास इसमें यूएसडी INR बेच के चला जा सकता है, और मुझे लगता है इस वीक में 67-80 तक का लेवल पॉसिबल है। और बेस मेटल्स में कोई स्ट्रैटेजी है सर? बेस मेटल्स मुझे लगता है रिकवरी जो है बेस मेटल्स में या बुलिश ट्रेंड है वो कायम रह सकता है। कॉपर मेरी टॉप पिक रहेगी, 397 के आसपास इसमें एंट्री किया जा सकता है। और ओवरऑल भी अगर आप देखें जो ट्रम्प के जो अनाउंसमेंट थे फ्राइडे को, उसमें जिस हिसाब से वो जोर दे रहे हैं कि यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, नए रोड्स ब्रिजेस बनेंगे, अगर आप लें तो मुझे लगता है यहाँ पे बेस मेटल्स के डिमांड बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। चाइना के बाद हो सकता है यूएस एक मेजर मार्केट हो, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है जिसका ध्यान जरूर रखना चाहिए ट्रेडर्स को। अच्छा, आस्था जाते जाते दो कमोडिटीज ने खबरों में, सोयाबीन और शुगर, मैम कोई स्ट्रैटेजी इसमें बनती है क्या, आपने देखा? जी बिल्कुल, सोयाबीन की अगर हम बात करें तो बेसिकली 3100 के आसपास ये कमोडिटी अभी ट्रेड कर रही है। 3070 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगी कि 3100 पे इसमें बाइंग की जाए, 3060 का स्टॉप लॉस रखा जाए, और गोइंग फॉरवर्ड इसमें जो टारगेट मेंटेन किया जा सकता है वो 3150 से 3160 का किया जा सकता है। ओके, जय, आस्था, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। तो सोने को बेच के चलें, इस अपमूव में एक बिकवाली करने के मौके होंगे। 28,400 के टारगेट्स के लिए कच्चा तेल किसी भी डिप में खरीदारी करें। जय मानते हैं नायमेक्स $60 तक का लक्ष्य दिखाएगा आपको, तो अच्छी खासी एग्रेसिवली बुलिश होते हुए यहाँ पे कच्चे तेल में। कॉपर में खरीदारी करने के मौके 403 के टारगेट्स के लिए, और रुपए में जो स्ट्रेंथ है वो पॉसिबल है कि कंटिन्यू हो, तो रुपया बेच चलने के आपके पास मौके होंगे। एग्री साइड में आस्था का मानना है कपास खली किसी भी गिरावट में खरीदारी करें 2320 तक के टारगेट्स के लिए, और मक्के में फरवरी वायदा में खरीदारी करने के मौके ढूंढे 1475 के टारगेट्स के लिए। हमने उनसे सोयाबीन पे भी बात करी, वहां पे भी उनका मानना है खरीदारी करनी चाहिए 3150 3160 के लक्ष्य के लिए। चलिए, ये तो रही कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और आज की टॉप स्ट्रैटेजी। छोटा सा ब्रेक के बाद तत्काल कमाई का आइडिया, राकेश बंसल की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी और सिंटेक्स के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और पहले देख लेते हैं इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया। और इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया है चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बागड़िया साहब की तरफ से। ग्रासिम खरीदारी करें, 860 का स्टॉप लगाएं और 920 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। और क्विकली इंडियन मार्केट्स का चेक ले लीजिए। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शुरुआत अच्छी हुई है इस हफ्ते की। डर था, आपको याद होगा शुक्रवार को देर शाम वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पदभार संभाला, इनॉग्रल स्पीच दी, जबकि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म की बात करी गई है। दिक्कत की बात बाजार के लिए कि जो कैंडिडेट ट्रंप थे और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, कुछ मूड बदला नहीं है। लोगों को लग रहा था प्रेसिडेंट बनने के बाद शायद ठंडे पड़ेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कहा सेशन अच्छा है, क्योंकि लो शुरुआत कमजोर हुई, उसके चलते आईटी फार्मा में दबाव था, लेकिन लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट रिकवरी। अब दिन के हाईस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट लो से 50 से 60 पॉइंट के आसपास की निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली है, और आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। आईटी और फार्मा दो वो पॉकेट्स थी जहां पे वो प्रोटेक्शनिज्म का सबसे ज्यादा डर है, और ये देखिए लो से किस तरह की स्मार्ट रिकवरी इन पॉकेट्स में आ गई, और अब तो कहना चाहिए चौतरफा खरीदारी हो रही है। क्रॉस पॉकेट्स लो लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। फार्मा लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवर होता हुआ, तो ऑयल एंड गैस इसके अलावा सुबह से अच्छी हरकत दिखा रहा था। मेटल्स में खरीदारी हो रही थी, पीएसयू बैंक शेयर्स में खरीदारी थी, तो ये पॉकेट तो वैसे ही ड्राइव कर रही थी, और बाकी लो लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई बाजार की मदद होती हुई। लेकिन ये मोमेंटम क्या इंटैक्ट रहेगा? यहां से और फर्दर लेग्स हैं। निफ्टी की चार्ट देखिए क्या रीडिंग निकलती है। आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। राकेश जी, क्या लग रहा है सर? आज तो एक अच्छी रिकवरी का दिन था, तमाम कंसर्न्स के बावजूद। क्या फर्दर अपमूव्स मिलेंगे? निफ्टी में स्ट्रैटेजी का लेके चल रहे हैं सर?
गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने नीचे से एक बड़ी रैली दिखाई थी और फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकडाउन देखा था हमने 8370 के नीचे, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो काफी समय बाद एक नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला था। आशीष जी, एज ऑफ नाउ निफ्टी थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव चीज ये है जैसे इस नेगेटिव माहौल के अंदर निफ्टी ने नीचे से एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई है, और दूसरा पॉजिटिव ये है कि एज ऑफ नाउ 8350 एक इमीडिएट सपोर्ट उभर के सामने आया है। पर दूसरी तरफ आशीष जी ऊपर में 8415 8420 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मेरा ऐसा मानना है आशीष जी थोड़ा लेवल्स पे वॉच करना चाहिए। किसी ने अगर निफ्टी को शॉर्ट कर रखा है तो 8420 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। नई तेजी 8420 के ऊपर करनी चाहिए आशीष जी। अगर 8420 के लेवल्स निफ्टी तोड़ता है तो काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। और एक बार मेरा स्ट्रांगली मानना है अगर 8420 के लेवल टूटते हैं तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम से हम ऊपर में 8500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 8420 के ऊपर तेजी करनी चाहिए, और एज ऑफ नाउ थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को काफी लोग मार्केट के अंदर शॉर्ट गए थे, स्पेसिफिकली निफ्टी के अंदर, और आज एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। तो थोड़ा कॉशियस होकर मौजूदा स्तरों पर ट्रेड करें। ओके, तो लेवल्स पे ध्यान रहे, जैसे राकेश एप्टली पुट कर रहे हैं 8420, इसके ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो मंदी के सौदे कटना यानी कि शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा अच्छा खासा, और इवेंचुअली फिर 8500 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। इस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड पे निफ्टी होगा, इस समय ट्रेड इनिशिएट ना करें। जो लेवल्स राकेश हाईलाइट कर रहे हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट के, उनको आप क्लोजली वॉच आउट करें। राकेश के पास मैं लौटूंगा कुछ और स्टॉक आइडियाज के लिए, लेकिन आपको बता दूं ये जो हफ्ता है एक छोटा हफ्ता है, ट्रंकेटेड वीक जिसे हम कहते हैं। गुरुवार को मार्केट हॉलिडे है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के चलते, तो एक्सपायरी का हफ्ता है। इस बार एक्सपायरी वेडनेसडे को होगी, इस बात का ध्यान रखें। और एक और इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट हेवी डे है और वीक है। आज भी एशियन पेंट्स, HUL और भारतीय इन्फ्राटेल जैसी दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट्स भी आने हैं। लेकिन ना सिर्फ एक्शन लार्ज कैप्स में है, बेंचमार्क्स में, बल्कि ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छा खासा मोमेंटम वापस पिकअप होता हुआ। इनफैक्ट मिड कैप, स्मॉल कैप्स सब आउट परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं स्मॉल कैप की दुनिया में क्या हो रहा है। आशीष, जैसे कि आपने हाईलाइट भी किया कि निचले स्तर से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है स्मॉल कैप इंडेक्स में भी। अगर आप देखें तो आधे % से ज्यादा का उछाल स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करें तो रिजल्ट स्पेसिफिक जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है उसमें डी-लिंक, जेके पेपर, वहीचा इंजीनियरिंग जैसे काउंटर शामिल है। इन दोनों काउंटर्स में रिजल्ट्स में अच्छी खासी तेजी बढ़त देखने मिली, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। वहीचा इंजीनियरिंग लॉसेस कम हुए लेकिन उसके बावजूद करीब 4% के आसपास का दबाव इस काउंटर में है। वही खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में एक्शन है, भारत वायर रोप्स, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 15 करोड़ का, उसके चलते करीब 5% के आसपास की तेजी। एमटेक ऑटो दरअसल डेट रिड्यूस करने के प्लान बना रहा है, उसके चलते इस काउंटर में करीब 2% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। वहीं शुगर स्टॉक्स की मिठास बढ़ चुकी है, उत्तम शुगर, शक्ति शुगर, इन सभी काउंटर्स को अगर आप देखें 2 से 3% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वहीं कुछ हद तक चावल और चाय स्टॉक्स में भी तेजी है। दरअसल सरकार इंसेंटिव्स दे सकती है फूड प्रोसेसिंग के लिए, उसके चलते अगर आप देखें तो कोहिनूर फूड और जयश्री टी जैसे काउंटर्स में करीब 1.5 से 3.5-4% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। और केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक जो है वहां भी अच्छा खासा बस देखने मिल रहा है। मैंगलोर केमिकल, श्री पुष्कर केमिकल्स, दीपक फर्टिलाइजर, सभी काउंटर्स में करीब 5% के आसपास की तेजी आपको देखने मिलेगी। वही मेटल्स और माइनिंग काउंटर्स जो है वो आज चमक रहे हैं। भूषण स्टील, मोनेट इस्पात, सभी काउंटर में 5 से 10% के आसपास की तेजी है। HOV सर्विसेज, काफी दिनों बाद ये काउंटर हरकत में आया है, करीब 8% के आसपास की तेजी। सोना को करीब 4.5% और LG रबर भी करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। इनफैक्ट LG रबर को अगर आप देखें तो 4 दिनों में ही करीब 40-45% के आसपास का जंप इस काउंटर में देखने मिला है। वही जिन काउंटर्स में आज दबाव है, रुचि सोया, दरअसल पतंजलि की आपको याद होगा कि खबर चल रही थी कि उसके साथ कुछ करार होगा, उसका खंडन इस कंपनी ने किया है। इसके चलते करीब 2.5% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में देखने मिल रही है। ओरियन ग्रीन पावर में भी अच्छी खासा दबाव देखने मिल रहा है। आंध्रा सीमेंट करीब 0.5% की तेजी है। निचले स्तर से इस काउंटर में दरअसल कुछ उछाल देखने मिला है। चलिए ब्रेक के बाद राकेश बंसल की स्टॉक पिक्स। इसके बाद आपका स्वागत है। आप जान लेते हैं राकेश बंसल के स्टॉक आइडियाज। राकेश बताएं। आशीष जी, पहला कॉल रहेगा, सेल कॉल रहेगा वोकार्ड फार्मा पर। आशीष जी, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है वोकार्ड में और कल नतीजे हैं। नतीजों से पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल है और मोस्ट लाइकली टेक्निकली मुझे लगता है स्टॉक में एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है रिजल्ट्स के आसपास।
701 के स्टॉप लॉस के साथ वोकार्ड के फ्यूचर को बेचने की राय रहेगी। अगर ये 670 के अराउंड फ्यूचर्स में मिलता है तो 650 के टारगेट के लिए। आशीष जी, दूसरा एक बाय कॉल रहेगा रिलायंस कैपिटल पर। काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। फ्राइडे की मंदी में भी स्टॉक ने अपने 447 के सपोर्ट को टेस्ट नहीं करा। 447 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस कैपिटल को खरीदने की राय रहेगी 460 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। एंड लास्ट एक बाय कॉल रहेगा गेल पर। काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है और मुझे लगता है एक बड़ी तेजी टुवर्ड्स 485 490 ऊपर में देखने को मिल सकती है। 447 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें 485 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य के लिए। तो वॉकहार्ट बेचें, रिलायंस कैपिटल और गेल खरीदें। राकेश, आपका धन्यवाद। और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद एफएनओ मार्केट्स की स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत। निचले स्तरों से बाजार में शानदार रिकवरी। सेंसेक्स 150 पॉइंट संभला, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का सुधार। आईटी सेक्टर भी ट्रंप के डर से उभरा। मजबूत नतीजों के दम पर आरबीएल बैंक में करीब 5% की तेजी। तीसरी तिमाही में मुनाफा 59% चढ़ा। ब्याज से आय में 45% का उछाल। एसेट क्वालिटी में दिखा सुधार। सितंबर तिमाही में यूनाइटेड स्पिरिट्स का शानदार प्रदर्शन। मुनाफा 290% चढ़ा। मार्जिन में भी सुधार। शेयर करीब 5% भागा। नतीजों से पहले एचयूएल में दबाव। तीसरी तिमाही में आय में 4% और वॉल्यूम में 7% गिरावट के आसार। एशियन पेंट्स, भारतीय इंफ्राटेल के नतीजों पर भी नजर। खुल गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ। प्राइस बैंड 805 से 806 रुपए। एंकर निवेशकों से 806 रुपए के भाव पर जुटाए 373 करोड़ रुपए। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमें फोन जरूर लगाए। 1800-209-7890 पर आपने कॉल करना है या फिर आप 7045220000 पर हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। लेकिन बाजार पर एक बार नजर डालीजिए। 8384 के लेवल्स के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नजरें 8400 पर एक बार फिर है। दिन का हाई याद रखिए 8394 था, वहां से हम 10 पॉइंट दूर हैं और लो से एक अच्छी खासी रिकवरी बनती हुई दिखाई दी है। निफ्टी अपने लो से करीब 40 पॉइंट रिकवर कर पाने में कामयाब रहा है। बैंक निफ्टी की ओर से आ रहा है सहारा। ये निचले लेवल से रिकवर करता हुआ 3 पॉइंट ही ऊपर इस समय। वहीं अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो 58 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। तो कुछ चॉपीनेस है मार्केट में, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश यही है कि हम 8400 के आसपास ही टिके रहे। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, इस सब पर हम बात करेंगे। मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर से जानेंगे टेक्निकल लेवल्स क्या है और साथ ही वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी समझेंगे डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन से। एक और कंपनी रेडार पर रहेगी, सिंटेक्स के मैनेजमेंट से भी बात होगी। लेकिन पहले निफ्टी पर आपको एक राय दे देते हैं कि इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैसे अप्रोच किया जाए। ऊपरी लेवल से एक बार फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा फिसला है, लेकिन मितेश आपकी क्या सलाह होगी, कैसे ट्रेड करें आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक निफ्टी में एक जब ऊपर जा रहा था मार्केट तब 8320 8330 से लेकर 8295 तक एक अच्छा प्राइस गैप छोड़ा था, वो बड़ा सपोर्ट एरिया बन जाएगा। तो आई थिंक आज इंट्राडे लो या ओपनिंग लो भी वहीं पर है। आई थिंक क्लियरली मुझे लगता है कि सिग्नल्स कंसोलिडेशन के हैं। अप ट्रेंड खत्म होने की कोई आसार नहीं है, परंतु एक बार काफी ओवरबॉट हो गया था 500 पॉइंट की रैली के बाद निफ्टी। तो 8330 8320 से लेकर ऊपर में 8460 80 तक एक मार्केट रेंज में आ सकता है। तो क्लियरली आप एजेस के पास ट्रेड करें, नीचे में सपोर्ट के आसपास 8330 के आसपास बाइंग करें और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 8425 8450 के बीच में प्रॉफिट बुक करने का देखें। साथ ही सुमित, आप कैसे अप्रोच करेंगे एक्सपायरी से ठीक पहले? गुड मॉर्निंग हर्षदा। मेरे पास ये 3 इवेंट्स मैं देख रहा हूँ आज मार्केट्स में। एक तो जो है वेडनेसडे को एक्सपायरी है, सेकेंडली रिजल्ट सीजन चालू होने के चलते जो काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स के भी रिजल्ट आ रहे हैं, और थर्ड जो सबसे बड़ा एक है कि पार्लियामेंट सेशन में आने वाली है फॉर द यूनियन बजट। तो यहाँ पर एक हिस्टोरिकली जब भी हमने देखा है, जब भी पार्लियामेंट इन सेशन रही है तो निफ्टी मार्केट्स ब्रॉडली या तो कंसोलिडेट हुए या तो नीचे आए हैं। तो यहाँ पर उसके चलते मैं एक सेल कॉल लेना चाहूंगा। यहाँ पर मैं निफ्टी बेच करके चलना चाहूंगा और ये ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 8460 के ऊपर और मेरा टारगेट रहेगा करीब करीब 8310।
ओके, ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड इस समय का आता हुआ 8,310 के लिए शॉर्ट करें, ये फिलहाल सुमित की राय है। देखिए अब बाजार में कहां पर अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की, आपने क्या पोजीशन होनी चाहिए, लेनी चाहिए, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों से काफी हरकत में रहा है वो है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की। इस पर फोकस करते हैं। स्टॉक देखिए आज करीब 2-2.5 रुपए ऊपर है। यहां पर कंपनी का मुनाफा अगर आप देखें तो इसमें 40% की डिक्लाइन देखने को मिली है। आय में मामूली बढ़त आई है। डिटेल में समझ लेते हैं इस कंपनी का परफॉर्मेंस। हमारे साथ है समीर जोशीपुरा जो ग्रुप सीईओ है सिंटेक्स के। जोशीपुरा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। प्रेशर पॉइंट क्या रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके टेक्सटाइल बिजनेस में तो ग्रोथ है लेकिन प्लास्टिक बिजनेस पर दबाव देखने को मिला है। ये क्या डीमोनेटाइजेशन का ज्यादा झटका है? अगर आप रिजल्ट्स ब्रॉडली देखें तो हमारा जो रेवेन्यू है वो फ्लैट है कंपेयर टू लास्ट ईयर Q3, और पैट है जैसे आपने बताया 39% डिक्लाइन है। एट द सेम टाइम हमारा एबिटा परसेंटेज है वो थोड़ा ऊपर गया, 16.5% के बोले 16.8%। सो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। पर दो टेम्पररी इफेक्ट हैं जिसका असर हुआ है। एक तो डिमोनेटाइजेशन जिसकी वजह से हमारा प्लास्टिक्स बिजनेस स्पेशली B2C सेगमेंट है उस पर काफी असर हुआ है। दिसंबर वाज अ बैड मंथ। जनवरी में हम थोड़ा रिकवरी देख रहे हैं। होपफुली फरवरी मार्च तक वो स्टेबल हो जाएगा। वी वुड बी बिजनेस एज यूजुअल। सो हम अपना जो यूजुअल परफॉर्मेंस है 10 to 15% रेवेन्यू ग्रोथ और 17+% एबिटा वहां पे पहुंच जाएंगे। दूसरा हमारा जो यान प्रोजेक्ट जो टेक्सटाइल में हमने काफी बड़ा कैपेक्स किया था जो लाइव गया है इस साल, उसमें दिसंबर वाज द फर्स्ट मंथ जहां पे वो फुल रेवेन्यू पोटेंशियल उसने अचीव किया है। सो क्वार्टर की बात करें तो वो फुल रेवेन्यू पोटेंशियल नहीं है, हालांकि उसका इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन और बाकी फिक्स कॉस्ट पूरी आ गई है। सो ये दो असर हैं जो आप समझ सकते हैं कि दोनों टेम्पररी हैं। एंड ऑपरेशनली हमने बेटर किया। इनफैक्ट 9 महीने का रिजल्ट्स देखेंगे तो हमने पिछले साल 16.3% एबिटा अचीव किया है। इस साल हमने 17.4, सो 1 full percentage point इम्प्रूव किया है, विच इज अ गुड इंडिकेशन फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एक और चीज अगर आप हमें समझा सकें, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल लेवल पर आ रहा है और डिमोनेटाइजेशन का जो भी इम्पैक्ट है उससे आप उबर पाएंगे, लेकिन ये जो टैक्स रेट है ये लगभग 80% बढ़ता हुआ दिखाई दिया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और फाइनेंशियल कॉस्ट इतने अचानक 40% कैसे बढ़ गए? दैट इज बिकॉज हमने इस साल 1 अप्रैल 2016 को हमने 1850 करोड़ का जो स्पिनिंग प्रोजेक्ट लगाया वो कैपिटलाइज किया, जिसकी वजह से तीनों इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड डिफर्ड टैक्स में इंक्रीज हुआ है। जो टैक्स में इंक्रीज है आप P&L में देख रहे हैं वो ज्यादातर डिफर्ड टैक्स की असर है। सो हालांकि ये प्रोजेक्ट का फुल रेवेन्यू पोटेंशियल पूरे क्वार्टर में अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। प्रॉब्ली Q4 जो चल रहा है वो प्रॉब्ली वुड बी द फर्स्ट क्वार्टर जहां पे हम पूरी रेवेन्यू इम्पैक्ट इसकी देखेंगे इस प्रोजेक्ट की। सर, जो डीमर्जर आपने प्लान कर लिया है, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में आप कुछ और अप्रूवल्स का इंतजार कर रहे हैं, ये कब तक इफेक्टिव होगा इसका अगर आप हमें अंदाजा दे सके? हमें शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और लेंडर्स का अप्रूवल मिल गया है। हम अभी हाई कोर्ट में पिटिशन फाइलने की तैयारी कर रहे हैं। वंस वी फाइल, हाई कोर्ट की प्रोसेस होती है जहां पे वो पब्लिक नोटिस देते हैं, कुछ हियरिंग भी करते हैं। उसके बाद जब हाई कोर्ट अप्रूव करेगा उसके 2 या 3 हफ्ते में उसकी रिकॉर्ड डेट होगी एंड देन द स्टॉक वुड बी स्प्लिट, नॉट स्प्लिट बट हर शेयर होल्डर को 2 कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। सिंटेक्स इंडस्ट्री के कंटिन्यू रहेगा, एक और SPTL जो नई कंपनी बन रही है सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसका भी शेयर मिलेगा। और वो कब तक रफली हो पाएगा, कोई टाइमलाइन? काफी डिपेंड करता है हाईकोर्ट की प्रोसेस पर। अगर आपको एक गेस्टिमेट चाहिए तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड तक हम ये प्रोसेस खत्म कर पाएंगे। सो अप्रैल में इट शुड बी द केस, बट ये डिपेंड बहुत सारा करता है। आपसे ये होगा, आपकी बुक्स पर करीब 7,650 करोड़ का डेट था। अब ये डेट कैसे स्प्लिट होगा? टेक्सटाइल में कितना जाएगा, प्लास्टिक्स को कितना झेलना पड़ेगा, और फिर क्या प्लान्स होंगे, कैसे लेवरेज करेंगे दोनों बिजनेसेस को आगे?
ओके, सो ये जो डीमर्जर के लिए जो बैलेंस शीट स्प्लिट करनी है, उसमें डेट स्प्लिट करना है, वो प्रोसेस चल रही है। हाई कोर्ट में जब पिटिशन करेंगे तब हम वो फाइल करेंगे, तब तक ऑडिटर्स आर वर्किंग। पर आपको अगर अंदाजन ब्रॉड नंबर्स चाहिए तो नेट डेट आउट ऑफ 7600 दैट यू मेंशन, नेट डेट 5800 करोड़ का था। उसमें से करीब 2200 से 2300 करोड़ टेक्सटाइल साइड रहेगा, बाकी प्लास्टिक्स में जाएगा। But again, these are approximate numbers. As the numbers get finalized, we would obviously publish it to the shareholders. शुक्रिया आपसे हमारे लिए समय निकाल कर अपनी डिटेल्स देने के लिए। डीमर्जर ऑफ कोर्स मार्च तक का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि जो डेट है, ऑफ कोर्स ये अपडेटेड आंकड़ा ये दे रहे हैं 5800 करोड़ का है, इसमें से 2200 करोड़ टेक्सटाइल बिजनेस पर जाएगा और बाकी जो 3600 करोड़ का डेट होगा वो प्लास्टिक्स की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। तो ये फिलहाल सिंटेक्स के आगे के प्लान्स। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पे जाते जाते इनफैक्ट सुमित इस पर एक कॉल दे दें, क्योंकि ये काफी एक्टिवली ट्रेडेड काउंटर था बीते हफ्ते। आज फिर देखिए यहाँ पर कुछ ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या करें? जी मैं सजेस्ट करूंगा कि जो सिंटेक्स है यहाँ पर यहाँ से काफी अच्छे आसार दिख रहे हैं स्टॉक के और ये करीब करीब एक 90 के लेवल पर इसे एक रेजिस्टेंस है 91 हाफ के ऊपर, तो यहाँ से भी बाय किया जा सकता है एक, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, 83 के आसपास स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, पर यहाँ से बाय किया जा सकता है बिल्कुल सिंटेक्स। ओके, तो खरीदारी का मौका जरूर दिखाई दे रहा है। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। हमारे जानकार आपको बताएंगे क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए आज की, कौन से स्टॉक्स चुने, लेकिन फिलहाल आपके कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं। नितेश यादव लाइन पर है देवास से, पूछिए नितेश। मैडम नमस्ते, मेरा सवाल फेडरल बैंक पे जैन सर से जी। 79 पे बाय किया है जनवरी एक्सपायरी का, तो क्या करना चाहिए? वेट करूँ एक्सपायरी तक की? स्टॉप लॉस और टारगेट बताएंगे। 7890 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है, क्या सलाह होगी? थर्सडे तक की पोजीशन है ये नितेश? देखिए मेरे ख्याल से चांसेस ज्यादा ब्राइट हैं कि आपको इसमें ऊपर में एग्जिट मिल जाएगी। स्टॉक को करीबन 79-70 कैश में तोड़ना है ऊपर में, जो कि लगता है कि तोड़ देगा, और ऐसा करने के बाद आई थिंक 81.5 82 तक ये स्टॉक आपको एग्जिट दे सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस टाइट लगाना चाहते हैं एकदम ही, तो 77.15 77 रुपये 15 पैसे का लगाएं, कैश के हिसाब से लेवल देंगे, तो फ्यूचर में आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट देख लेंगे 5-10 पैसे का। 77 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए, ये आपके लिए सलाह है। होल्ड कीजिए, 82 तक जाने की संभावना है। हरेंद्र हमारे साथ लाइन पर हैं बड़ौदा से, पूछिए हरेंद्र। नमस्कार मैडम, मेरा DLF 110P 2.8 पे लिया है जनवरी का। ओके, क्या करना चाहिए इसमें? 110 का पुट लिया है, क्या सलाह होगी सुमित इस पर आपकी? जी एज यूजुअल इन्होंने काफी फार आउट ऑफ द मनी कॉल लिया है और यहाँ पर जस्ट T-3 फॉर एक्सपायरी है, जस्ट 3 दिन, आज का सेशन पकड़ के 3 सेशन है एक्सपायरी के लिए, तो क्लियरली यहाँ पर इन्हें ये जो पुट है यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। और अगर ये मंदी करना चाहते हैं तो इन्हें फरवरी की जो एक्सपायरी है उसमें एक 120 का जो कॉल चालू है 3 रुपए 10 पैसे के आसपास, उसमें ये थोड़ा नीचे आने के लिए रुके, करीब करीब 2 रुपए 60 पैसे 2 रुपए 70 पैसे वहां पर पोजीशन बना सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कॉल लें कि पुट लें? फरवरी का पुट लें। ओके, फरवरी का पुट। ये फिलहाल आपके लिए स्ट्रैटेजी है। तो DLF का पुट जो आपने 110 का लिया है उससे एग्जिट कर लीजिए। फरवरी में स्ट्रैटेजी आप खड़ी करेंगे तो वो बेटर रहेगी। लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से क्या ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आज तैयार करनी चाहिए? सुमित बताइए, क्या आपकी सलाह है? जी जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि एक यहाँ पर जो नेगेटिव रुझान बन सकता है बाजार में, उसके चलते मैं यहाँ पर फरवरी का 8200 का पुट लेना चाहूंगा और एक 70 से 80 रुपए के बीच में ये पुट खरीदना चाहूंगा। इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 40 रुपए के नीचे और मैं सोचता हूँ कि ये करीब करीब 170 से 190 तक का इसका टारगेट रखकर चल सकते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, ये फिलहाल आपके लिए स्ट्रैटेजी। स्टॉक्स में मितेश क्या आपके रेडार पर है आज? मुझे जो स्टॉक्स में पसंद है उसमें एक होगा मैक्लार्ड रसेल। आई थिंक काफी की स्टॉक्स में एक्शन है और मैक्लार्ड रसेल में सजेस्ट करूंगा बाय करने का 148 के स्टॉक के साथ 165 तक के टारगेट्स देखें
और BEL एक दूसरा बाय कॉल होगा, 1480 का स्टॉप लॉस लगाया, 1555 के टारगेट देखें। और निफ्टी भी मेरा सिमिलर है, आई थिंक आप डिक्लाइंस पे सपोर्ट एरिया 8330 के आसपास बाय करने का देखें, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं और करीबन 8425 8450 के टारगेट रखें। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी की पोजीशंस, मैक्लॉयड 165 का टारगेट तेजी करे, BEL में भी खरीदारी करे, 1555 का टारगेट। सुमित, आपने क्या चुना है? जी, मेरा फर्स्ट कॉल है हेवल्स में। हेवल्स में काफी एक रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा डाउनसाइड दिखाया था, उसके बाद स्टॉक अगले दिन ही काफी रिट्रेस हो गया। तो यहां पर मैं हेवल्स को बाय करके चलना चाहूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 417 का और यहां से मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 389 के नीचे ये ट्रेड के लिए। दूसरा भी मेरा बाय कॉल है एक CSC है। यहां पर CSC ने काफी अच्छा पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था लास्ट वीक और ये CSC में बाय करना चाहूंगा फॉर टारगेट्स ऑफ 720 एंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 676 के नीचे। हालांकि तीसरा एक मेरा बाय कॉल सेल कॉल है जो NCC नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी को मैं सेल करके चलना चाहूंगा, स्टॉप लॉस अबव 82 एंड टारगेट रहेगा मेरा 74 इस ट्रेड के लिए। ओके, तो NCC में बिकवाली 74 का टारगेट, लेकिन CESC और हेवल्स में खरीदारी के मौके हैं। यहाँ पर CSC का टारगेट 720 का है और हेवल्स में टारगेट है करीब 417 का। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे सवालों के जवाब देंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और अब बात करते हैं धीरज से, दिल्ली से लाइन पर हमारे साथ। बताइए धीरज, क्या ट्रेड लिया है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अडानी पावर जी, अडानी पावर एक प्लस किया है, एक लॉट जनवरी का एट 3725। 3725 ये ब्लैक फ्यूचर्स है। दिस आई बॉट ऑन फ्राइडे आफ्टर बिफोर रिजल्ट्स। ओके, स्टॉक एक्चुअली काफी पिटा है नंबर्स के बाद। क्या सलाह होगी मितेश आपकी, क्या एग्जिट कर लेना बेस्ट है या फिर कुछ रिकवरी के साइंस की उम्मीद करें? देखिए, अडानी पावर कल परसों जरूर गिरा है, परंतु ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इस महीने के लेवल भी 13.5% ऊपर है। मुझे लगता है कि इसका मीडियम से लॉन्गर टर्म ट्रेंड शायद ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और जब तक ये स्टॉक 30.5 के लेवल को तोड़ता नहीं, क्योंकि ये लॉन्गर टर्म ट्रेंड है तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, परंतु तोड़ता नहीं तो ट्रेंड ऊपर की तरफ रहेगा। तो ऐसे में अगर आप होल्ड करके रोल करेंगे तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि आने वाले महीने में 43 तक जा सकता है। और अब आपने जो पोजीशन ली है थोड़ी सी ऊपर में ले ली है, तो आप फिलहाल के लिए अगर आप इसमें देखें तो बड़ा सपोर्ट इसमें आ गया करीबन 32 रुपये 90 पैसे के से लेकर 33 रुपये के आसपास तक। तो आप जस्ट उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, मुझे लगता नहीं कि स्टॉप लॉस हिट होगा। और थोड़ा सा अगर ये जो कल के करेक्शन के बाद जो फॉल आया उसके बाद एक कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि वापस अप ट्रेंड स्टॉक पकड़ लेगा। ओके, तो 3270 के आसपास या अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करते हैं और अगली सीरीज में कैरी करें तो बेस्ट रहेगा। राकेश भिलाई से लाइन पर है, पूछे राकेश। 145 में मैंने NMDC का लिया था कॉल, फ्यूचर। ओके, 144.70 के आसपास ट्रेड है आज, क्या सलाह होगी आपकी सुमित? जी, इन्हें यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि NMDC एक काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है चार्ट्स के ऊपर और डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से भी। यहाँ पर ये NMDC को होल्ड कर सकते हैं, इन्हें एक 149 हाफ 150 के आसपास एक एग्जिट मिल सकता है और ये ट्रेड के लिए ये एक 140 के नीचे 142 हाफ के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इन्हें अच्छा फायदा मिल सकता है और ये एग्जिट होने का मौका भी मिलेगा। चलिए, 142 के आसपास आप लगाइए स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए, आगे आपको एग्जिट का मौका डेफिनेटली मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और मितेश, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए बाजार पर। आज इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आशीष वर्मा आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेंगे प्रकाश काबा से। निचले स्तरों से बाजार में शानदार रिकवरी, सेंसेक्स 150 पॉइंट संभला, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का सुधार, IT सेक्टर भी ट्रंप के डर से उभरा। मजबूत नतीजों के दम पर RBL बैंक में करीब 5% की तेजी, तीसरी तिमाही में मुनाफा 60% चढ़ा, NII में 45% का उछाल, एसेट क्वालिटी में दिखा सुधार। सितंबर तिमाही में यूनाइटेड स्पिरिट्स का शानदार प्रदर्शन, मुनाफा 290% चढ़ा, मार्जिन्स में भी सुधार, शेयर करीब 5% भागा।
नतीजों से पहले HUL में दबाव, तीसरी तिमाही में आय में 4% और वॉल्यूम्स में 7% गिरावट के आसार। एशियन पेंट्स और भारतीय इंफ्राटेल के भी नतीजे आज। खुल गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का IPO, प्राइस बैंड 805 से 806 रुपए। एंकर निवेशकों से 806 रुपए के भाव पर जुटाए 370 करोड़ रुपए। और क्विकली मार्केट्स देख लीजिए, सोमवार की सुबह है, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन। अच्छा, मजबूती के साथ कामकाज अब होता हुआ, तमाम कंसर्न्स के बावजूद लोअर लेवल से बेहद स्मार्ट रिकवरी। दिन के हाईज पर निफ्टी कामकाज कर रहा है और लोज से तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास का सुधार देखने को मिला है। न सिर्फ सेंसेक्स, निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ऑलमोस्ट दो तिहाई फीसदी का उछाल वहां पर, और इसीलिए आज की मार्केट ब्रेथ कहीं बेहतर। हर 60 में से 5 शेयर हर निशान में आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो अच्छा मोमेंटम इंडियन मार्केट सब पिकअप करता हुआ, लेकिन ये एक्सपायरी का वीक है, तो ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए? रोज की तरह PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा मेरे साथ जुड़ते हुए। प्रकाश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। तमाम कंसर्न्स के बावजूद एक बहुत तगड़ा पॉजिटिव सरप्राइज कहना चाहिए मार्केट्स के लिहाज से। ये क्या मोमेंटम इंटैक्ट है? और साथ साथ एक सवाल और क्लब करना चाहूंगा सर, इस बार एक्सपायरी बुधवार को है, किन लेवल्स पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, ऐसा है कि 3 दिन है सिर्फ एक्सपायरी और 7 ट्रेडिंग सेशंस हैं बजट के लिए। और फ्राइडे के कारोबार में देखा हमने, पहले मैं कुछ दिनों से कह रहा था कि जो टारगेट हमारे 8435 के हैं, वो टारगेट तो अचीव हो चुके, वहां पर स्टॉल भी हो चुका। और फ्राइडे के कारोबार में जो मोमेंटम, जो शिफ्ट हुआ है, डाउन हुआ है। आज अपू नजर आ रहा है, लेकिन कहां तक अपू? हो सकता है वापस चला जाए ऊपर, क्वाइट पॉसिबल है कि 8430 भी चला जाए, लेकिन मुझे लगता है ये अपू थोड़ा स्लगिश रहेगा, साइडवेज ट्रेंड में अब भी है, वॉलेटिलिटी रहेगी, FNO एक्सपायरी पास में ही है। तो इस अपू का मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन अपू अगर इंटरडे के ट्रेडिंग के लिए खरीदना है तो कर सकते हैं, खरीदिए, लेकिन 8430 के आसपास मुनाफा जरूर बुक कर लेना चाहिए। तो निफ्टी से बेहतर होगा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे फोकस करें। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर मैं आपके जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हैं थोड़ी देर से लूंगा सर। उससे पहले अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे। प्रकाश सर मेरे साथ बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। परसिस्टेंट सिस्टम्स, रोहतक से सतीश कुमार का इस पे सवाल है। 50 शेयर 646 की खरीद, क्या करें सर? 646 की खरीदी है, टिपिकल साइडवेज जोन पर है, लेकिन स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है। मैं कहूंगा एक ध्यान दीजिए लेवल को 580 का, काफी डीप है। जब तक ये बरकरार है, अप मूव ऑन है, ऊपर जाने का मौका मिलेगा 720 के आसपास, प्रॉफिट बुक कीजिए। होल्ड। TD पावर सिस्टम्स, बड़ौदा से अंकित शाह, 50 शेयर 195 की बाइंग। होल्ड कीजिए, ऐसी जगह पर है जहां से बाउंस करने की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। स्टॉप लगाइए 167 का, बेचिए 200 के आसपास। TD पावर। लखनऊ से दीन कृष्णा राव का सवाल एस्कॉट्स पर, 100 शेयर 350 की बाइंग। होल्ड कीजिए, बस वहीं पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाइए 300 का, उम्मीद करते हैं कि 400 प्लस का भी लेवल देख पाएंगे। होल्ड। ONGC पर कोरबा से योगेश पटेल का सवाल, 2500 शेयर 210 की बाइंग। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, बहुत अच्छी जगह से बाउंस हुआ है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अपू बाकी है, मुझे लगता है टारगेट ऑन द अपसाइड 240 260 यहां तक जाने की गुंजाइश है। हाँ, अगर आपको स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 190 का। डिशमैन पे सवाल आता हुआ, पुणे से प्रमोद तलवरकर जी का सवाल, 1000 शेयर 233 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 260 का। स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे 300 नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। टाटा मोटर्स, जमशेदपुर से किशन का सवाल, 120 शेयर 510 की बाइंग। ना 20 रुपए मुनाफे में बैठे हैं। होल्ड कीजिए, टारगेट मुझे 600 के आसपास नजर आता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इस पे गिरावट मिल सकती है, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी टाटा मोटर्स में। IOC शिमला से रोहित का सवाल, 200 शेयर 345 की बाइंग। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और क्या चाहिए? इसका संकेत देता है कि अब और भी बाकी है। टारगेट 400 के होने चाहिए। स्टॉप लगाना है तो लगाइए ट्रेलिंग स्टॉप 350 का। अप मूव ऑन है। HCC बरेली से महेश पाल, 500 शेयर 38 की बाइंग। ये स्टॉक तो मैं 2 साल के करीब तक होल्ड करना चाहूंगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है,
करेक्शंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। टारगेट पहला है 50 का, फिर एक टारगेट है 70 का, वहां तक जा सकता है। अच्छा स्टॉक है। SBBJ दिल्ली से वीरेंद्र का सवाल, 1200 शेयर 665 की बाइंग। नुकसान में बैठे हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, लेकिन मुझे लगता है 650 का एक टारगेट है, वहां तक चला जाएगा। इसमें थोड़ी करेक्शंस आएंगी, घबराइएगा मत, वो करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। दिल्ली से सवाल है सुमेधा का RCF पर, 300 शेयर 53 की बाइंग। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा बेस बना है 50 के आसपास, और स्टॉप लगाइए 45 का। टारगेट मुझे 70 के प्लस नजर आता है, 70-75 जोन्स। रिलायंस डिफेंस जयपुर से आकृति का सवाल, 100 शेयर 60 की बाइंग। ये तो अप मूव मिले तो निकल जाना चाहिए, मुझे इसमें ट्रेंड नजर नहीं आता, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, लेकिन स्टॉप मत लगाइए। एक अप मूव मिल जाता है कभी, इंतजार कीजिए, अप मूव मिले निकली। जयकॉर्प जालंधर से आनंद सुखानी जी का सवाल, 21 शेयर 72 की बाइंग। मौका मिलेगा निकलने का 90 के आसपास, लेकिन फिलहाल एक साइडवेज जोन पर है। स्टॉप लगाएंगे तो स्टॉप ट्रिगर हो जाएगा, स्टॉप मत लगाइए, होल्ड कीजिए, लेकिन 90 के आसपास जब भी मौका मिले निकल जाइएगा। झांसी से राम यादव का सवाल है येस बैंक पर, 1000 शेयर 1361 की बाइंग। वेल, मुनाफे में बैठे हैं, होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस खत्म हो गए, टारगेट 1400 के हैं, फिर 1450, फिर शायद 1500 भी नजर आए। वक्त लग सकता है येस बैंक के लिए, लेकिन अप मूव ऑन है येस बैंक में। चंडीगढ़ से अभिषेक का सवाल है सेलन एक्सप्लोरेशन को लेकर, 61 शेयर्स 192 की बाइंग। बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं, ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है, यहां से बाउंस हो सकता है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, 225, जब भी 225 क्रॉस कर लेगा फिर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अप मूव शुरू हुआ है, फिर टारगेट 250 से 300 बन सकते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। कब कब कितना वक्त लगता है साइडवेज में कहना मुश्किल है, लेकिन होल्ड कीजिए। मार्केटर पर सवाल है दिल्ली से दिनेश शर्मा का, 1000 शेयर 45 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 40 का, बेचिए 55 के आसपास, 50-55 ये जोन है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अच्छी जगह से बाउंस हुआ है मार्केट है। दिल्ली से चंद्रपाल का सवाल, MMTC 1700 शेयर 60 की बाइंग। ये दूसरी बार सवाल आ रहा है, चंद्र जी का दूसरा सवाल है। वेल, बहुत शौकीन है। स्टॉक सपोर्ट 54 का है, टारगेट ऑन द अपसाइड 90 के आसपास, वहां तक जाने की पूरी गुंजाइश करेगा। होल्ड कीजिए MMTC। DCM श्रीराम नासिक से भूषण योले का सवाल, 300 शेयर 255 की बाइंग। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस आएंगे, घबराइएगा मत, टारगेट 350 के नजर आते हैं। ऑन मोबाइल ग्लोबल सूरत से रौनक सेठ, 500 शेयर 110 की बाइंग। नुकसान में बैठे हैं, लेकिन एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो लगाइए 77 का। अप मूव मिलेगा तो 110 जो आपका कॉस्ट है उसके आसपास निकल सकते हैं। स्पाइस जेट भोपाल से संजीत वर्मा का, 5600 शेयर 70 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 55 का, 75 के आसपास निकल सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल कुछ एक साल से साइडवेज जोन पर है। टिन प्लेट रायगढ़ से सुजीत गोपाल का सवाल, 500 शेयर 90 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, ऐसी जगह पे लिया है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 75 के आसपास, फिर 90-95 जोन पे चला जाएगा, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। कैनरा बैंक सतना से OP गुप्ता, 200 शेयर 270 की बाइंग। 270 की बाइंग है, होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 250 का, 350 के इर्द गिर्द, वहां पर जब भी मौका मिले वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आखिरी सवाल आज का, समय भी उतना ही बचा है, चंडीगढ़ से मनीष कुमार, अबान ऑफशोर, 100 शेयर 246 की बाइंग। होल्ड कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन लोअर लेवल्स में एक अच्छा सपोर्ट मिला है, और पहला संकेत जो बाय का मिला है 232 में, वहां पर भी एक अप मूव मिल सकता है। मुझे लगता है वक्त देने के बाद शायद एक टारगेट 320 का मिलेगा, वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड अबान ऑफशोर। ओके, चलिए पूरा समय कंप्लीट कर लिया हमने, कई सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करी हैं, लेकिन अभी भी हम आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे टोल फ्री नंबर जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होंगे, उन सब नंबर्स पे आप कॉल करिए, व्हाट्सएप नंबर्स पे हम आपकी क्वेरीज आगे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त दिल्ली वासियों, नोएडा वासियों के लिए तो अच्छी खबर है, NCR रीजन के लिए जो ट्रैवल करते हैं, नोएडा टोल ब्रिज जो फ्लाईओवर ऑपरेट करती है DND, दिल्ली नोएडा डेरी, उस पे जो टोल पे रोक लगी है उसे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है, 8 हफ्ते और बढ़ा दिया गया, यानी कि 8 हफ्ते और टोल नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। तो शेयर धारकों के लिए नोएडा टोल की खराब खबर, कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर आती हुई। प्रकाश सर, इसकी चार्ट्स तो लिटरली टूट गई हैं, क्रैक हो गई हैं, धंधा बचा है नहीं, क्या करना चाहिए? कुछ चार्ट्स कुछ बता रहा है क्या? हाँ, बता रहा है कि भेज दो।
होल्ड नहीं करना चाहिए। स्ट्रक्चर इतना वीक है कि कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, इसलिए तो बेच देना चाहिए। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं तो निकल जाता। बिल्कुल, और दिक्कतें लगातार बढ़ती हुई और टोल कलेक्शन को लेकर, और एक ही वो फ्लाईओवर कंपनी ऑपरेट करने का काम करती है। हालांकि कहा जाता है उसके आसपास की जो जमीन है उसे इवेंचुअली डेवलप करेंगे, पर वो इतने सालों से मैं सुन रहा हूं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अब वो बिजनेस मॉडल पर ही धक्का लगता हुआ तो स्टॉक ऑब्वियसली चार्ट भी दिखा रही है कि दूर ही रहे स्टॉक से। अब महज 12 रुपए के आसपास, इस जमाने में 30-35 रुपए पे कामकाज करता था, कुछ ही दिन पहले की बात है। प्रकाश जी, आपने कहा था कि निफ्टी पे इस समय स्ट्रैटेजी नहीं बनती, स्टॉक स्पेसिफिक रुझान रखना चाहिए, तो कुछ आइडियाज ही दे दें यहाँ पे। जरूर, मुझे BEML अच्छा लगता है। आज का जो मूव मिला है काफी अच्छे, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, 5-6 दिन गिरावट हुई, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड 1220 का है, हो सकता है वक्त लगे लेकिन वहां तक जरूर चला जाएगा। स्टॉप होना चाहिए 1170 BEML। दूसरा स्टॉक वो सीमेंट क्षेत्र से है, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अपमूव ऑन है और आज भी एक अपमूव दिखाई दे रहा है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 3600, अब समझे 3620 के हैं। स्टॉप होना चाहिए 3520। ओके, तो अल्ट्राटेक सीमेंट जिसके बेहद स्ट्रांग नंबर्स आए थे शनिवार को, बाजार एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, उसके बावजूद अच्छे नंबर और 2% ऊपर है। अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे और BEML में खरीदारी करें। और यहां पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद RBL बैंक के नतीजों पर इस बैंक के MD और CEO विश्ववीर आहूजा साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और प्रकाश सर से भी जानूंगा, क्योंकि ये स्टॉक रिजल्ट के बाद 5-6% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या हो, इस पर भी बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इस वीकेंड में कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स घोषित करे, लेकिन एक स्टॉक जो आज ट्रेड में फोकस में शानदार नतीजे जिस बैंक के आए थे वो है RBL बैंक। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर दिन के हाईज पे 6% की मजबूती के साथ कामकाज करता है और तीसरी तिमाही में शुद्ध ब्याज आय 45%, मुनाफा 58% बढ़ता हुआ और एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। इन्हीं नंबर्स पर बात करने के लिए इस बैंक के MD और CEO विश्ववीर आहूजा साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। आहूजा साहब स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस, बेहद स्ट्रांग नंबर्स आपने डिलीवर करे हैं। सबसे हाईलाइट थी बैंक्स पे सब फोकस कर रहे हैं एसेट क्वालिटी को लेकर। आपकी ग्रॉस NPAs तो डिक्लाइन हुए, लेकिन मुझे इसके इंटरनल समझाएं सर, कितने फ्रेश स्लिपेजेस थे, कितनी रिकवरी इस क्वार्टर में देखने को मिली? नहीं, ये क्वार्टर एसेट क्वालिटी के लिहाज से हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और हमारी सारी एसेट कैटेगरीज में एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है एक्चुअली स्पीकिंग। सो थोड़ा सा स्लिपेज था एग्री में 10-20 बेसिस पॉइंट्स, ज्यादा नहीं, बट बाकी जो हमारी सेगमेंट्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है, जो हमारी SME सेगमेंट है, जो हमारी डेवलपमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन सेगमेंट है जिसमें हम माइक्रो लोन्स करते हैं, और क्रॉस द बोर्ड रिटेल लोन्स भी हैं जो रिटेल लेंडिंग सेगमेंट है, इन सब कैटेगरीज में एक्चुअली देखा जाए तो NPA और क्रेडिट कॉस्ट नीचे आई है। ओके, अच्छा आहूजा साहब, ये जो Q2 जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं, Q3 माफ, ये जो Q3 जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं, इसमें जो कीवर्ड था, सबसे बज़वर्ड था, वो था डिमोनेटाइजेशन का सर। और कहा जा रहा था कि शायद डिमोनेटाइजेशन के डर से कई लोग अपने अपने लोन्स बकाया जो था वापस कर रहे थे बैंकों को। क्या उसका भी आपको एसेट क्वालिटी के लिहाज से फायदा मिला है? मैं समझना चाहता हूं डिमोनेटाइजेशन का इस बैंक पे कितना असर हुआ, कितना पैसा आप मोबिलाइज कर पाए थे, कितना आप रिटेन कर पाएंगे? मतलब डिमोनेटाइजेशन का फायदा तो हुआ है डिपॉजिट बेस पे। थोड़े खर्चे भी थे बीच में। आपको ये तो पता है कि RBI ने 2 हफ्ते के लिए वो एक एडिशनल CRR लगाया था, उससे सारे बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट थी बट फॉर्चुनेटली वो 2 हफ्ते के लिए था और फिर उस पर रिमूव हो गया। बट उस 2 हफ्ते में हमारा P&L पे 7 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आया। तो वो एक तरफ है जहां भी हमारी कॉस्ट बढ़ी, या दूसरी तरफ ये है कि डिपॉजिट आया और कासा आया। तो कुल इस क्वार्टर में 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा डिपॉजिट बढ़ा। दैट मीन्स 3,000 करोड़, जिसमें से 1,500 करोड़ आधा कासा था और उसका आधा डिमोनेटाइजेशन के अंडर आया, अप्रॉक्सीमेटली 750 करोड़ नेट बेसिस पे। सो इतना पैसा हमें आया और वो 2-2.5% या 2.5% से जरा ज्यादा परसेंटेज कासा का इम्पैक्ट उसमें आया फायदे में। सो दैट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन। एंड हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि इसका 25-30% रहना चाहिए
बाकी धीरे धीरे करके शायद वापस सिस्टम में चला जाएगा, बट नेट देखा जाए तो इसका हमें फायदा रहा है। अच्छा, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की बात आहूजा साहब हमने छेड़ी है, कई सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि कई सारे बैंक्स, खैर वो रिपोर्ट्स हाईलाइट करें, जितने कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स में जो अकाउंट्स में पैसा दिखाया गया उतना फिजिकल कैश उन बैंक्स के पास नहीं था। क्या ये वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है? इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या आपके केस में आपके बैंक ने भी कुछ फेस करी है? कोई इश्यूज क्रॉप अप हुए इस तरह के? नहीं, टचवुड हमारे यहाँ ऐसी कोई मेजर इश्यूज नहीं थी। वाइल चैलेंज था, थोड़ी बहुत तकलीफ भी थी, चुनौतियां भी थी, बट ओवरऑल हमारे यहाँ ऑपरेशन स्मूथ रहा है और कोई ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स भी नहीं हुए हैं। अच्छा आहूजा साहब, ये जो डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी से बैंक्स के पास एक्सेस लिक्विडिटी आई है, अब सब जानना चाहते हैं इसका ऐप यूज कैसे होगा, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ तो अब तक पिकअप करी नहीं है। अक्रॉस इंडस्ट्री में बात कर रहा हूं, कुछ स्पेसिफिक केसेस में बैंक स्पेसिफिक अच्छी ग्रोथ डिलीवर हुई होंगी, लेकिन मैक्रोज में कब तक मैं एक्सपेक्ट करूं क्रेडिट ग्रोथ में एक अपलिफ्टमेंट, एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा? आपके केस में किस तरह की ग्रोथ में एक्सपेक्ट करूं? क्या एनआईएम जो करंट लेवल्स पे हैं, अब जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने की बात करी जा रही है, कि एनआईएम्स इन लेवल्स पे सस्टेनेबल होंगे सर? देखिए, क्रेडिट ग्रोथ का जो सिनारियो है वो इंप्रूव तो करेगा, बट मेरे हिसाब से कमिंग ईयर में इतना सब्सटेंशियली इंप्रूव नहीं कर सकता, बिकॉज द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी आर ओनली इंप्रूविंग ग्रेजुअली। या सो वाइल देयर इज गोइंग टू बी सम इंप्रूवमेंट, इट इज गोइंग टू बी ग्रेजुअल, दैट इज वन कॉमेंट, वो एक कॉमेंट है मेरी तरफ से। बट दूसरी सच्चाई ये भी है कि कुछ बैंक्स में ग्रोथ बहुत ही कम है और कुछ बैंक्स उसका फायदा उठा रहे हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। या सो हम तो यही समझते हैं कि हम उस कैटेगरी में हैं। अच्छा, और हाँ, कुछ जो अच्छे और लग रहा है आप लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। आहूजा साहब, एक जाते जाते सवाल, क्योंकि आपका बहुत बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, पर आईपीओ के समय आपसे बात हुई, लिस्टिंग के समय बात हुई, इसके बाद 1-2 क्वार्टर्स के अब तक नंबर्स आए हैं। अब तक तो आपके बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा ही हुआ है, रिजल्ट भी बेहद स्ट्रांग डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हम सब स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ये जानना चाहते हैं, यहां से ये जो मोमेंटम आप क्वार्टरली नंबर्स में दिखा रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है सर? जी, होना चाहिए। मतलब ये मैं आपको इतना कह सकता हूं कि एग्जैक्ट आपको मैं गाइडेंस तो नहीं दे सकता, बट हमने 6 महीना पहले और 3 महीना पहले जब 2 बार बात करी थी सब लोगों से, तो हमने एक लॉन्ग टर्म 2020 की गाइडेंस दी थी, जिसमें हमने इंडिकेट किया है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 35% के आसपास या आगे रहनी चाहिए। तो अभी तक तो उससे अच्छा ही चल रहा है, सो गॉड विलिंग वो ऐसे रहना चाहिए। ओके आहूजा साहब, हमेशा की तरह उतने ही कॉन्फिडेंस और बेहद स्ट्रांग नंबर्स वाकई इस बैंक में डिलीवर करें, इसलिए आप देख रहे हैं 6% के आसपास का उछाल। लेकिन चार्ट्स पे ये स्टॉक कैसा है, प्रकाश से जानूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आरबीएल बैंक, ये स्टॉक है इस समय रडार पर। प्रकाश सर, चार्ट्स क्या कहती हैं? आज तो अच्छी मजबूती है। मुझे चार्ट जब देखता हूं तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया लगता है आरबीएल। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 340 के बाद अगर डिप्स तक मिल जाती है 340 तक, तो खरीदने का मौका मिल जाता है। कहां तक की टारगेट है? 500 भी नजर आते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। शॉर्ट टर्म ये स्टॉक इंट्राडे के लिए नहीं होना चाहिए, तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करें। इस बीच बीएससी का आईपीओ आज से खुला है, 11 बजे तक 8% भर चुका है। 805 से 806 रुपए का प्राइस मैंने। प्रकाश सर, पैसा लगा रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं तो लिस्ट होने के बाद ही लगाता हूं। वैसे बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।